नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हमने मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, बातें की। जितनी भी जो बातें थी महाराणा कुंभा से संबंधित, उनको सभी को हमने क्रमबद्ध रूप से जाना। और आज हम मेवाड़ राज्य के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं और कुंभा के पश्चात जो मेवाड़ राज्य के आगे शासक बनेंगे वो राणा रायमल। मेवाड़ राज्य का इतिहास ये हमारा विषय है। और मेवाड़ राज्य के इतिहास के मेवाड़ राज्य के इतिहास के अंतर्गत हम राणा कुंभा के पश्चात आगे जो शासक देखेंगे महाराणा रायमल। 1473 से लेकर 1509 तक इनका क्या रहेगा, शासनकाल रहेगा राणा रायमल का। इनके बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि महाराणा रायमल ने उदयपुर में एकलिंगनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। महाराणा रायमल ने उदयपुर में जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, मेवाड़ शासकों का ये कुलदेवता माने जाते हैं, तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा रायमल के द्वारा करवाया गया। और इस मंदिर के चारों तरफ राम, शंकर और श्याम 3 तालाबों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? 3 तालाबों का निर्माण। 3 तालाबों का निर्माण करवाया और कृषि को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? कृषि को प्रोत्साहन दिया कह सकते हैं, या कृषि को बढ़ावा दिया। ये ध्यान रखेंगे राणा रायमल के बारे में प्रमुख बातें। उसके बाद में आगे आता है राणा रायमल जो थे, इनकी पत्नी का नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था? श्रृंगार देवी। आपको पता है जोधपुर के शासक, मारवाड़ के शासक राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी, और इनका विवाह कुंभा के बड़े पुत्र रायमल से हुआ था। किस संधि के तहत संधि हुई थी? कौन सी? आवल बावल की संधि, उसके अंतर्गत। और इसी श्रृंगार देवी ने फिर चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी की बावड़ी बनाई। क्या बनाई? घोसुंडी की बावड़ी। ठीक है, घोसुंडी की बावड़ी बनाई चित्तौड़गढ़ में। किसने? श्रृंगार देवी ने। राणा रायमल के बारे में ये प्रमुख बातें ये हैं कि इनके 4 पुत्र, इनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र और 1 पुत्री। 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। राणा रायमल के 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। और एक भील चारणी के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि इनके जो 4 पुत्र थे उनमें उत्तराधिकारी रायमल के पश्चात कौन बनेगा। तो उस भील चारणी की भविष्यवाणी करने के पश्चात इसके पुत्रों में आपस में क्या हो गया? द्वंद्व, अंतरकलह उत्पन्न हो गया। और अंतरकलह उत्पन्न होने के पश्चात आगे जाकर जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? राणा संग्राम सिंह बनेंगे, जिनको आप इतिहास में राणा सांगा के नाम से जानते हैं। 4 पुत्र कौन कौन से थे ये हम यहाँ देख लेते हैं। एक थे पृथ्वीराज सिसोदिया। ये बड़े पुत्र थे, राणा रायमल के बड़े पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया। उसके बाद में एक पुत्र का नाम था जय सिंह। इनके बारे में इतिहास में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद में एक पुत्र थे जिनका नाम था जयमल। एक का नाम मिलता है संग्राम सिंह, जिनको इतिहास में हम सांगा के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं? सांगा के नाम से जानते हैं। और ये थी एक पुत्री, पुत्री का नाम था आनंदाबाई। क्या नाम था? आनंदाबाई। और इस आनंदाबाई का जो विवाह है, ये सिरोही का शासक था जगमाल देवड़ा, सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ में, ये ध्यान रखेंगे। और ये कहने का मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़ा करता था किसके साथ में? आनंदाबाई के साथ में। जगमाल देवड़ा सिरोही का शासक, इनके साथ में आनंदाबाई का क्या हुआ? विवाह हुआ। अब देखिए, ये जो जयमल थे, ये तो सोलंकी सरदारों से लड़ते हुए, सोलंकियों से लड़ते हुए मारे गए। सोलंकियों से लड़ते हुए क्या हुए? मारे गए, लड़ते हुए मारे गए। और ये जो जयसिंह जी हैं, इनके बारे में कोई विशेष जानकारी इतिहास में प्राप्त नहीं होती हैं। बचते हैं कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया और उसके बाद में संग्राम सिंह। पृथ्वीराज सिसोदिया और संग्राम सिंह। देखिए, भील चारनी ने भविष्यवाणी की कि आगे शासक कौन बनेंगे? संग्राम सिंह बनेंगे। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने इनके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। संग्राम सिंह के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने भाई संग्राम सिंह पर आक्रमण कर दिया। और ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, इसमें प्रथम घाव यहीं पर हुआ। प्रथम घाव, ये जो हमला हुआ इसी में, यहीं पर प्रथम घाव यहीं पर हुआ। इस आक्रमण में इनको पहला घाव हुआ, ऐसा माना जाता है। अब जब इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, इस प्रकार का हमला हुआ अचानक, तो संग्राम सिंह डरकर, संग्राम सिंह क्या होते हैं? डरकर ये अजमेर जंगलों में रहने के लिए आ जाते हैं। यानी यहाँ से मेवाड़ छोड़कर ये आ जाते हैं अजमेर। और अजमेर कहाँ रहे? जंगलों में रहे। किसके पास में? नाम सुना होगा आपने, करमचंद पंवार के पास में रहे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये डाकू थे करमचंद पंवार, और इन्हीं के पास में संग्राम सिंह मेवाड़ छोड़कर जब आए तो इन्होंने इनको क्या दी थी? शरण दी थी। अब देखिए, बच गए कौन? अकेले पृथ्वीराज सिसोदिया। इनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया ये तेज धावक थे दोस्तों। क्या थे? तेज धावक। तेज धावक होने के कारण इनको इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं। यही हैं वो उड़ना राजकुमार। तेज धावक होने के कारण इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया का विवाह ताराबाई से हुआ। विवाह इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। और ये अजमेर में आपने नाम सुना होगा अजयमेरु दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? अजमेर में अजयमेरु दुर्ग, यहाँ पर रहने लगी अजयमेरु दुर्ग। तो इनकी स्मृति में पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजयमेरु दुर्ग का परकोटा बनाया। चारों ओर क्या बनाया? इसका परकोटा। अजयमेरु दुर्ग के चारों तरफ परकोटा बनाया। परकोटा बनाया और इस कारण अजयमेरु दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। अजयमेरु दुर्ग का नाम क्या हो गया? तारागढ़। इनकी पत्नी पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम पर इनका नाम, इस दुर्ग का नाम क्या हो गया? तारागढ़ हो गया। ठीक है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी थी, दासी, इसकी दासी पुतल दे उसका नाम मिलता है। अनोरस पुतल दे इसका पुत्र था। इसका पुत्र कौन था? बनवीर, जिनके बारे में आप आगे जाकर इतिहास में पढ़ेंगे। आगे जब हम क्रमबद्ध रूप से मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो बनवीर के बारे में भी
कुछ प्रमुख बातें इतिहास में आएंगी, वहाँ हम इनके बारे में और बातें कर लेंगे। किस प्रकार से बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की, उदय सिंह को मारना चाहता था, उसको सुरक्षित पन्नाधाय ने बचाया और कुंभलगढ़ दुर्ग भेज दिया आशा देवपुरा के पास में, वहाँ के किलेदार के पास में। तो ये ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुतलदे यानी अनौरस जो दासी थी उसका पुत्र था कौन, बनवीर। अब देखिए पृथ्वीराज सिसोदिया किस प्रकार से मारा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन हो गई, पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन कौन थी, आनंदा बाई। तो ये आप कह सकते हैं सिरोही का जो शासक था सिरोही का जो शासक था जगमाल देवड़ा, ये पृथ्वीराज सिसोदिया का क्या था, बहनोई, क्या था, बहनोई। और ये इनकी बहन को परेशान करता था। बहन हो गई आनंदाबाई पृथ्वीराज सिसोदिया की, आनंदाबाई को परेशान करता था, रोज लड़ाई झगड़ा करता था। तो इससे परेशान हो गई आनंदाबाई, अपने भाई को संदेश पहुंचाया। तो ये आते हैं और जगमाल देवड़ा को समझाते हैं, लेकिन जगमाल देवड़ा ने क्या किया, इनको विषाक्त लड्डू खिलाए, यानी आओ भगत की इनकी कि आइए साले साहब और पहले आप जो लजीज पकवान है उनका आनंद लीजिए। तो विषाक्त लड्डू खिलाए कि इनको, पृथ्वीराज सिसोदिया को। और ये विषाक्त यानी जो जहरीले लड्डू थे, खाने के कारण पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु। विषाक्त लड्डू खिलाए किसने, सिरोही के जगमाल देवड़ा ने। कहने का मतलब इन्हीं के पृथ्वीराज सिसोदिया के बहनोई ने इनके साथ में इस प्रकार का करते किया और जिसके कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के पश्चात ध्यान रखेंगे दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री, जिसको आप दूसरे शब्दों में उड़ना राजकुमार की छत्री, उड़ना राजकुमार की छत्री, ये कहाँ पर मिलेगी आपको, ये मिलेगी कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ मिलेगी, कुंभलगढ़ दुर्ग में। यह है 12 खंभों की छत्री, 12 खंभों की छत्री। उड़ना राजकुमार की जो छत्री है या पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छत्री है कितने खंभों की है, 12 खंभों की छत्री है। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में जो राणा कुंभा की छत्री है उसके पास में ही पृथ्वीराज सिसोदिया या कह सकते हैं उड़ना राजकुमार की छत्री बनी हुई है। कितने खंभों की है, 12 खंभों की छत्री है। तो इस प्रकार से हमने एक घटनाक्रम देख लिया है, कहानी के रूप में इसको समझा है दोस्तों। अब इतिहास में पृथ्वीराज सिसोदिया समाप्त हो गए। जय सिंह के बारे में कोई विशेष जानकारी मिलती नहीं है, जयमल सोलंकियों से लड़ते हुए मारे गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जगमाल देवड़ा ने पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या कर दी। बचेंगे कौन अब, सांगा, जो यहाँ पर इनके साथ में ये घटनाक्रम होता है, आक्रमण होता है, इनके ऊपर अचानक हमला होता है, डर कर ये अजमेर आ जाते हैं जंगलों में रहने के लिए। और वहाँ पर करमचंद पंवार के पास में रहे, जिनको अब ये शासक बनेंगे तो रावल की उपाधि प्रदान करेंगे। तो करमचंद पंवार ने सांगा को क्या दी थी, शरण दी थी। अब हम इतिहास में आगे पढ़ते हैं। महाराणा सांगा, अगला शासक कौन बनेगा, महाराणा सांगा। महाराणा संग्राम सिंह, इनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह ही था, लेकिन इतिहास में इनको ज़्यादा किस नाम से जाना जाता है, सांगा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही वीर शासक हुए हैं मेवाड़ और राजपूताने के महाराणा सांगा। इनका शासनकाल 1509 से लेकर 1528 तक रहेगा।
ठीक है, 1509 से 1528। अब इनके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1482 में। कब हुआ था? 1482 में। और इनका राज्याभिषेक सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? 1509 में। 15 मई 1509 को हुआ। ये कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में, जहाँ महाराणा प्रताप का होता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में, यह आपको ध्यान में रखना है। संग्राम सिंह 1509 में जब इनका राज्याभिषेक हुआ, शासक बने, और शासक बनते ही इन्होंने, इनका जो शरणदाता था करमचंद पंवार इनको रावल की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? रावल की उपाधि दी। किसने? राणा सांगा ने करमचंद पंवार को रावल की उपाधि प्रदान की। उसके बाद में संग्राम सिंह को इतिहासकारों ने हिंदूपत, इतिहासकार ने राणा सांगा को किस नाम से पुकारा है? हिंदूपत के नाम से पुकारा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनके शरीर पर 80 घाव थे। इनके शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव। इनके शरीर पर 80 घाव थे। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। सैनिकों का भग्नावशेष कहा। ठीक है, राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। इनके शरीर के ऊपर कितने घाव थे? 80 घाव थे। और इतिहासकारों ने सांगा को किस नाम से पुकारा है? हिंदूपत के नाम से पुकारा है। आगे हम सांगा की बात करते हैं तो 16वीं सदी का, दोस्तों ध्यान रखेंगे, 16वीं सदी का एकमात्र ऐसा हिंदू शासक जिसके नेतृत्व में 16वीं सदी का एकमात्र शासक जिसके नेतृत्व में राजपूताने के शासकों का एक बड़ा संघ बना। और ये संघ आगे जाकर बनेगा कब? आपको पता है, जब खानवा का ऐतिहासिक युद्ध होगा। उसमें ज़्यादातर जो हिंदू शासक है राजपूताने के, वो सांगा की तरफ से लड़ेंगे। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास 7 राजा 9 राव और 104 सरदार सांगा की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते थे। ये बात भी ध्यान रखेंगे कि 16वीं सदी का एकमात्र हिंदू शासक जिसके नेतृत्व में राजपूताने के शासकों का एक बड़ा संघ बना। और इतिहासकार कहते हैं कि 7 राजा 9 राव और 104 सरदार सदैव हमेशा इनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। उसके बाद में दोस्तों देखिए, सांगा किस प्रकार से, सांगा के जो सैनिक अभियान हैं, सांगा के सैनिक अभियान, तो प्रमुख सैनिक अभियान देख लेते हैं हम। प्रमुख सैनिक अभियान,
प्रमुख सैनिक अभियान। तो देखिए हम एक बार राजस्थान का नक्शा देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप समझिए, राजस्थान का नक्शा देख लीजिए। कल्पना कर लेते हैं ये क्या है, राजस्थान है, ठीक है। और ये जो इलाका है ये है मेवाड़। ये क्या है, मेवाड़। इधर पड़ता है गुजरात, इधर क्या पड़ता है, गुजरात। यहाँ आपको मिलेगा नागौर। यहाँ का क्या मिलेगा, नागौर, सॉरी एक मिनट, यहाँ देखिए मालवा। यहाँ मालवा, और यहीं पड़ता है एक स्थान जिसका नाम है चंदेरी। और इधर आपको पता है क्या है, दिल्ली। इधर क्या है, दिल्ली। और दिल्ली का शासक इस समय कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अब देखिए आप सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान लगभग यहीं पर आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर एक इलाका पड़ता था इडर, क्या नाम था, इडर, ठीक है। इडर, तो इडर के दो भाई थे। इडर में कितने भाई थे, दो भाई। एक का नाम था भारमल, ये भारमल आमेर वाले नहीं हैं, इडर के थे। और एक का नाम था रायमल, ठीक है। अब देखिए इडर को लेकर इन दोनों भाइयों के बीच में क्या था, विवाद था। गुजरात का जो शासक था उसका नाम था मुजफ्फर शाह। यहाँ का शासक कौन था, मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह। और मालवा का जो शासक था इसका नाम था महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय। अब द्वितीय होंगे, प्रथम तो शिकस्त खा चुके थे राणाकुंभा से। और चंदेरी, यहाँ के शासक कौन थे, मेदिनी राय। शासक कौन थे, मेदिनी राय, मेदिनी राय, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, मेवाड़ के शासक इस समय कौन है, महाराणा सांगा। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह है। इडर का शासक बनाना चाहता था किसको, भारमल को, ठीक है। ये शासक बनाना चाहता था भारमल को, लेकिन सांगा की सहायता से शासक कौन बन गया, रायमल। कौन बन गया, रायमल बन गया। और इस कारण से सांगा और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के बीच में क्या हो गई, शत्रुता हो गई। और दोनों के बीच में युद्ध हुए। और युद्ध में मुजफ्फर शाह क्या हो गया, हार गया, पराजित हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एक तरफ तो इस प्रकार से इनकी क्या हो गई, हार हो गई। अब दूसरी तरफ मालवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय, तो ये चंदेरी पर आक्रमण करके इसको अपने अधिकार में लेना चाहता था। कौन, महमूद खिलजी द्वितीय, और इसको अधिकार में लेना चाहता था। तो चंदेरी की शासक मेदिनी राय ने सहायता प्राप्त की किससे, राणा सांगा से। और राणा सांगा ने इनकी सहायता की और महमूद खिलजी द्वितीय को हरा दिया। और यहाँ पर पड़ता है गागरोन, क्या पड़ता है, गागरोन। गागरोन, गागरोन की जागीर, गागरोन की जागीर दी किसको, मेदिनी राय को। किसने दी, सांगा ने। ये भी ध्यान रखेंगे, समझ गए। दोनों को किस प्रकार से हराया कि इडर को लेकर दो भाइयों भारमल और रायमल में क्या था, विवाद था। मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक भारमल को शासक बनाना चाहता था, लेकिन सांगा की सहायता से शासक कौन बना, रायमल बना। दोनों के बीच में इस कारण से क्या हो गया,
शत्रुता उत्पन्न हो गई, विवाद उत्पन्न हो गया और सांगा ने किसको पराजित कर दिया, मुजफ्फर शाह को हरा दिया। ठीक है। और उसके पश्चात मालवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय था। चंदेरी पर आक्रमण करके इसको अपने अधिकार में लेना चाहता था। तो चंदेरी की शासक मेदिनी राय ने सांगा से सहायता प्राप्त की, सांगा ने इसकी सहायता की और महमूद खिलजी द्वितीय को हराएंगे। गागरोन का युद्ध होगा। अभी यहाँ पर लिख देते हैं हम 1519 का गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध कब हुआ, 1519 में। और इस गागरोन के युद्ध में 1519 में सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को हराया, महमूद खिलजी द्वितीय को हराया। और हराने का कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि ये चंदेरी को आकर अपने अधिकार में लेना चाहता था। तो राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता की और गागरोन की जागीर भी इसको भेंट कर दी। तो इस कारण से इसको लेकर, गागरोन को लेकर युद्ध हुआ 1519 में और सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को हराया। और उसके पश्चात ये जो घटनाक्रम है किस प्रकार से यहाँ तक सीमित नहीं रहता है, आगे जाकर देखिए। मेवाड़ के महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में भी युद्ध होते हैं। किस प्रकार से होते हैं देखिए। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य कितने युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए, 2 युद्ध। कौन कौन से हुए तो यहाँ पर देख लीजिए। एक तो युद्ध हुआ खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध। और दूसरा हुआ कौन सा, बाड़ी का युद्ध। ये हुआ 1518 में और ये हुआ 1517 में। ठीक है। 1517 में खातौली का युद्ध हुआ, 1518 में बाड़ी का युद्ध हुआ और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खिलजी द्वितीय को सांगा ने पराजित किया, हराया। और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में कितने युद्ध हुए, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को लेकर 2 युद्ध हुए। एक खातौली का युद्ध और दूसरा बाड़ी का युद्ध। बाड़ी पड़ता है कहाँ पर, धौलपुर में। एक तहसील का नाम भी है, धौलपुर की तहसील बाड़ी। खातौली रियासती काल में तो आता था ये बूंदी में। ठीक है। रियासती काल में तो किस में आता था, बूंदी में। और वर्तमान में आता है कोटा में। खातौली वर्तमान में किस में आता है, कोटा में। ये आपको ध्यान में रखना है। खातौली का युद्ध हुआ। इसमें कहा जाता है कि राणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे भोजराज, राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज, ये मीराबाई के पति थे। आपको पता है किसके पति थे, मीराबाई के पति। मीराबाई के पति ये इस युद्ध में क्या हो गए दोस्तों, घायल हो गए। और उसके पश्चात इनकी 1523 में जाकर क्या होगी, मृत्यु होगी। ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। 2018 में राजस्थान पुलिस की ऑनलाइन एग्जाम लगी थी, जो किन्हीं कारणों से गड़बड़ी जैसी आशंकाओं के चलते उसको रद्द कर दिया गया था। और उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि भोजराज की मृत्यु कब हुई। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, तो ध्यान रखेंगे 1523 में। खातौली के युद्ध में भोजराज मीराबाई के जो पति थे वो घायल हो गए और 1523 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि खातौली के युद्ध में सांगा का एक हाथ कट गया था। सांगा का एक हाथ कट गया, सांगा का एक हाथ कट गया था। एक हाथ के थे और उसके पश्चात भी युद्ध करते हैं और लगातार विजय प्राप्त करते हैं। खातौली का युद्ध, एक हाथ कटने के पश्चात भी इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वो सांगा क्या हो गया, विजयी हो गया। सांगा क्या हुआ, विजयी। तो दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली शासक रहा होगा मेवाड़ का राणा सांगा। उसके बाद में आगे आता है बाड़ी का युद्ध।
बाड़ी का युद्ध 1518 में, बाड़ी धौलपुर में पड़ता है और इसमें इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आया क्योंकि उसको शिकस्त लग चुकी थी। इब्राहिम लोदी के सेनापति थे दो, मियाँ माखन, मियाँ हुसैन। सेनापति एक का नाम था मियाँ माखन और एक का नाम था मियाँ हुसैन। दोनों को सांगा ने क्या किया? पराजित किया। सांगा ने क्या किया? पराजित किया। तो ये शुरुआती सैनिक अभियान थे जो राणा सांगा को एक कुशल योद्धा की तरह प्रस्तुत करते हैं मेवाड़ के इतिहास में, मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास में। इसी कारण से राणा सांगा को एक शक्तिशाली हिंदूपत शासक के रूप में जाना जाता है। आपने समझ लिया होगा किस प्रकार से इन्होंने गुजरात के मुजफ्फर शाह को हराया, फिर किस प्रकार से मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया और उसके पश्चात दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के साथ में 2 युद्ध हुए। दोनों में राणा सांगा की क्या हुई? विजय हुई। इब्राहिम लोदी हार गया खातौली के युद्ध में और बाड़ी धौलपुर के युद्ध में। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आपको पता है इस समय आगे आएगा फिर कौन? यहाँ ध्यान रखेंगे, आक्रमणकारी आएगा बाबर। कौन आएगा? बाबर। और बाबर ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। दिल्ली के इब्राहिम लोदी पर क्या किया? आक्रमण। आक्रमण किया और इसका नतीजा ये होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। ठीक है, 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होगा। पानीपत हरियाणा में पड़ता है, यह आपको ध्यान में रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। किन किन के मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी कहाँ के शासक थे? दिल्ली के शासक थे। और बाबर ने, परिणाम क्या हुआ? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। बाबर ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को पराजित किया और ये इब्राहिम लोदी युद्ध में क्या हो गया? मारा गया। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया। और पानीपत का प्रथम युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने का एक कारण बनता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी, जिसमें दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी मारा गया, लोदी वंश समाप्त हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की किसने? बाबर ने। किसने की? बाबर ने। यह आपको ध्यान में रखना है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा तोप सजाने की एक विधि थी, तुलुगमा पद्धति, और तोप खाने का प्रयोग किया। तोप खाने का प्रयोग किया। ये लीजिए, समझ गए होंगे किस प्रकार से आगे घटनाक्रम होता है। और अब जब भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है, बाबर अब दिल्ली का शासक बन जाता है, तो इधर हमारे मेवाड़ के शासक रहेंगे कौन? मेवाड़ के राणा सांगा। अब दोनों के मध्य साम्राज्य के विस्तार को लेकर क्या होगा? युद्ध होगा और दोनों के बीच में द्वंद्व, कलह उत्पन्न होगी और इसका नतीजा होगा युद्ध। तो किस प्रकार से आगे देखिए घटनाक्रम बढ़ता है। बाबर राणा सांगा व बाबर के मध्य राणा सांगा व बाबर,
बाबर कहाँ का शासक है इस समय? दिल्ली का। और इनके मध्य कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध। कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए। 2 युद्ध कौन कौन से हुए? तो देख लीजिए आप। एक तो है बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध, एक तो युद्ध होगा बयाना का युद्ध, और दूसरा ऐतिहासिक युद्ध है, आपको पता है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये तो होगा 17 मार्च 1527 को, और ये 1 माह पहले होगा 16 फरवरी 1527 को। अब देखिए क्या होता है युद्ध में। राणा सांगा व बाबर के मध्य 2 युद्ध हुए, एक बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को, और दूसरा खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बयाना ये मेवाड़ की एक पुलिस चौकी थी। मेवाड़ की क्या थी? एक चौकी थी, ठीक है, मेवाड़ की चौकी, मेवाड़ की चौकी थी, और यहाँ पर मेवाड़ की सेना कार्य करती थी। तो मुगल सेना ने मेहदी ख्वाजा के नेतृत्व में, ख्वाजा के नेतृत्व में मुगल सेना ने मेहदी ख्वाजा के नेतृत्व में बयाना पर क्या कर दिया? आक्रमण, ठीक है, और आक्रमण में मेवाड़ की सेना जीत गई। बाबर स्वयं नहीं आया था, केवल सेनापति था, कौन? मेहदी ख्वाजा। मेवाड़ की सेना की क्या हो गई? विजय हो गई। इतिहासकारों ने केवल इसे एक सैनिक झड़प कहा है। इतिहासकारों ने केवल एक सैनिक झड़प की संज्ञा दी है, कोई युद्ध नहीं था। कहने का मतलब केवल क्या था, एक सैनिक झड़प हुई, और इस झड़प में मेवाड़ की सेना जीत जाती है। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं बयाना का युद्ध किस प्रकार से मेहदी ख्वाजा के नेतृत्व में मुगल जो सेना है वो मेवाड़ की सेना से पराजित हो जाती है। इसको इतिहासकारों ने केवल एक सैनिक झड़प की संज्ञा दी है। उसके बाद में दोस्तों आगे आता है एक बड़ा युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा के बारे में आपको पता होगा, ये रूपवास तहसील भरतपुर में, कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, किस नदी के किनारे है? गंभीर नदी के किनारे, गंभीर नदी के किनारे, गंभीर नदी के किनारे है खानवा, ठीक है। और ये बयाना भी कहाँ है? ये भी भरतपुर में है, और खानवा भी कहाँ है? ये भी भरतपुर में है, गंभीर नदी के किनारे रूपवास तहसील में। खानवा के युद्ध में अब 2 पक्ष बन जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे कौन? राणा सांगा, और दूसरी तरफ स्वयं हो जाएंगे कौन? बाबर। राणा सांगा और बाबर। अब देखिए, बाबर ने युद्ध से पहले घोषणा की, इस प्रकार से कह सकते हैं, युद्ध से पहले घोषणा। युद्ध से पहले क्या किया? युद्ध से पहले घोषणा की किसने? बाबर ने, कि मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर हटा दिया। मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर क्या कर दिया? हटा दिया। किसने? बाबर ने। एक घोषणा तो ये हुई। दूसरी घोषणा क्या हुई? बाबर ने इस युद्ध को जिहाद या कह सकते हैं धर्म युद्ध की संज्ञा दी। बाबर ने इस युद्ध को किसकी संज्ञा दी? युद्ध से पहले ये घोषणा हुई जिहाद, यानी कहने का मतलब धर्म की रक्षा के लिए किया गया
युद्ध, सैनिकों में जोश भरने के उद्देश्य से जिहाद का नारा दिया। किसने? बाबर ने। ये काम युद्ध से पहले किया गया बाबर के द्वारा। सांगा ने क्या किया? सांगा ने युद्ध से पहले पाती पर्वन प्रथा शुरू की। पाती पर्वन प्रथा शुरू की। किसने? राणा सांगा ने युद्ध से पहले पाती पर्वन प्रथा शुरू की। इसका मतलब राजपुताने के सभी शासकों को युद्ध में आकर लड़ने हेतु आमंत्रित किया गया। ये प्रथा कौन सी थी? पाती पर्वन प्रथा कहलाती है। अब देखिए, इस पाती पर्वन प्रथा के अंतर्गत जो शासक आते हैं और युद्ध भूमि में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हैं, वो कौन कौन से शासक थे? प्रमुख शासक जो आए, प्रमुख शासक यहाँ पर आप देखेंगे जो बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की तरफ से लड़े खानवा के युद्ध में। एक थे पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा ये कहाँ के शासक थे? आमेर के। देखते रहिए क्रमबद्ध रूप से आप कौन कौन से शासक राणा सांगा की तरफ से पाती पर्वन प्रथा के अंतर्गत आते हैं और युद्ध लड़ते हैं। पृथ्वीराज कछवाहा हो गए। उसके बाद में आगे मेड़ता से आएंगे वीरमदेव। मेड़ता से कौन आएंगे? वीरमदेव। उसके बाद में वागड़ से आएंगे महारावल उदय सिंह। महारावल उदय सिंह। और उसके बाद में गजनेर से युद्ध में शामिल होने के लिए आएंगे अशोक परमार, जिनको फिर आगे जाकर राणा सांगा बिजोलिया जो ठिकाना है वो सौंपेंगे। ठीक है, गजनेर से अशोक परमार। इसके अलावा मारवाड़ से कौन आए? तो राव मालदेव। ये शासक नहीं थे, केवल युवराज थे, इनके पिताजी शासन कर रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि राव मालदेव 4000 की सेना लेकर आए। 4000 की सेना लेकर आए। मारवाड़ से राव मालदेव। चंदेरी से मेदिनी राय। उसके बाद में मेवात से हसन खां मेवाती, जो इनका प्रमुख सेनापति भी था। हसन खां मेवाती। उसके बाद में गोगुंदा से झाला सज्जा। और कीर्तिगढ़ सिंधु प्रदेश के निवासी माने जाते हैं। सादड़ी भी इनका स्थान माना जाता है। कीर्तिगढ़ सिंधु प्रदेश के झाला अज्जा। कौन आए? झाला अज्जा। और इब्राहिम लोदी का जो भाई था उसका नाम था महमूद लोदी। ये सारे के सारे किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़े। यानी कहने का मतलब युद्ध भूमि में आ खड़े हुए और सांगा की तरफ से इन्होंने खानवा के युद्ध में अपनी भागीदारी निभाई बाबर के विरुद्ध। ये कुछ प्रमुख शासक हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों खानवा के युद्ध के बारे में। अब देखिए क्या होता है, युद्ध हुआ तो युद्ध आपको पता है दो पक्षों में होगा। एक बार यहाँ पर वापस बना लीजिए, खानवा का युद्ध। और यहाँ पर आप देखिए एक तरफ तो हो गए राणा सांगा और दूसरी तरफ हो जाएंगे बाबर के पास में युद्ध की तकनीक थी, तुलुगमा पद्धति, तोपखाना, और हमारे पास केवल सैनिक थे जो
हथियारों से लड़ना जानते थे। अब देखिए राणा सांगा का जो प्रमुख सेनापति था, प्रमुख सेनापति, यहाँ प्रमुख सांगा के प्रमुख सेनापति कौन होंगे? हसन खां मेवाती। प्रमुख सेनापति आगे आगे ये रहे हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती, ये कहने का मतलब आगे खड़े हो गए और इनके पीछे सेना खड़ी हो गई, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। यानी आगे आगे खड़े रहे कौन? हसन खां मेवाती, और पीछे इनकी क्या खड़ी हो गई? सेना खड़ी हो गई। और उसके बाद में यहाँ पर खुद स्वयं खड़े हो गए कौन? राणा सांगा। ठीक है, ये कौन खड़े हो गए? राणा सांगा। राणा सांगा। और सांगा के पश्चात यहाँ पर जो विभिन्न राजा आए हुए थे, विभिन्न राजा आए हुए थे युद्धभूमि में, वो आकर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से आप केवल समझ सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से राजा खड़े हो गए और राजाओं के पीछे इनकी सेना खड़ी हो गई। प्रत्येक राजा के पीछे उनकी सेना खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से कहने का मतलब खानवा के मैदान में इस प्रकार की स्थिति बनी। राणा सांगा की तरफ से प्रमुख सेनापति हसन खां मेवाती आगे आगे खड़े हो गए और इनके पीछे सेना खड़ी हो गई। ठीक है, हसन खां मेवाती और ये इनकी सेना। उसके पश्चात राणा सांगा मध्य में खड़े हुए और पीछे जो राजा अपने साथ में सेना लेकर आए थे अपने अपने राज्य से, वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, पीछे उनकी सेना उनके खड़े हो जाती है। एक पक्ष ये हो गया। दूसरी तरफ बाबर। अब देखिए बाबर अपने साथ युद्ध में क्या लेकर आया? बैलगाड़ियाँ। क्या लेकर आया? क्योंकि ये जो सैनिक आए थे वो बैलगाड़ियों के माध्यम से आए थे, बैलगाड़ियाँ। और ये जो बैलगाड़ियाँ थी वो इस प्रकार की थी। इस प्रकार से बैलगाड़ियाँ इन्होंने खड़ी कर दी और बैलगाड़ियों के बीच में इन्होंने तोप, ये जो बीच में स्थान दिख रहा है यहाँ पर, इसने क्या खड़ी कर दी? तोप खड़ी कर दी। ठीक है, तोपें लगा दी। कहने का मतलब ये क्या है? तोप है। और पीछे क्या खड़े कर दिए? सैनिक खड़े कर दिए। यहाँ पर ये पीछे क्या है? सेना है। ये सारी की सारी आप बता सकते हैं, ये सारी क्या है? सेना है। और इधर फिर क्या हुआ? इधर इन्होंने थोड़े तिरछे भी तीरंदाज खड़े कर दिए। क्या खड़े कर दिए? तीरंदाज। इधर भी खड़े कर दिए और इधर भी खड़े कर दिए तीरंदाज। इस प्रकार से कहने का मतलब इन्होंने युद्ध भूमि में एक अपनी युद्ध लड़ने की जो पद्धति थी उसको निर्धारित कर लिया। बैलगाड़ियाँ खड़ी कर दी और बीच में तोप। इस प्रकार से कहने का मतलब कोई स्थान रिक्त नहीं छोड़ा। पीछे सेना खड़ी कर दी और इधर तीरंदाज खड़े कर दिए। ठीक है, और जो प्रमुख तोपची थे, प्रमुख तोपची दोनों तरफ खड़े हो गए। प्रमुख तोपची कौन थे? प्रमुख तोपची आपको ध्यान में होगा, उस्ताद अली खां। उस्ताद अली खां। और इधर भी जो ये तोप हैं, इनको चलाने वाला जो प्रमुख तोपची था उसका नाम था मुस्तफ़ा खां। ये दो थे, तोपें चलाने का कार्य करते थे प्रमुख तोपची। युद्ध का श्रेय भी आगे जाकर इनको मिलने वाला है तीरंदाज और तोपचियों को ही। ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्था बन गई खानवा के मैदान में। खानवा का युद्ध इस प्रकार से लड़ा जाता है। अब देखिए क्या होता है, सेना इधर से कहने का मतलब शस्त्र चलाए जाते हैं मेवाड़ी सेना के द्वारा, और जो मुगल सेना थी बाबर के नेतृत्व में वो इस प्रकार से अपना व्यवस्थित तोप और बैलगाड़ियों को इन्होंने कर रखा था। तो जो ये सेना आगे बढ़ती, इधर से फिर तोपें चलाई जाती। क्या चलाई जाती? तोपें चलाई जाती। और तोपें चलाने के पश्चात ये सेना थोड़ी पीछे हटती, फिर एकदम से आगे बढ़ती। तो जो ही आगे बढ़ती तो ये तीरंदाज क्या चलाते? तीर चलाते। इधर से क्या चलाते? तीर चलाते। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने क्या चलाए? तीर चलाए।
जुई इधर से, कहने का मतलब मेवाड़ की सेना आगे बढ़ी तो इन्होंने क्या चलाना आरंभ कर दिया, तीर चलाना आरंभ कर दिया। ठीक है, अब ऐसे तीर चलते रहे और इन्हीं में से एक तीर किसको लगा, सांगा को लगा। एक तीर किसको लगा, सांगा को लगा। सांगा को लगा तो सांगा युद्ध भूमि में क्या हो गए, मूर्छित हो गए, कहने का मतलब घायल हो गए, मूर्छित हो गए। अब देखिए, ऐसे तीरंदाजों के द्वारा चलाए गए तीर से सांगा को एक तीर लगा और सांगा क्या हो गए, मूर्छित हो गए। और यहाँ से फिर सांगा को घोड़े पर बिठाकर राव मालदेव कहाँ ले गया, बसवा। ये बसवा कहाँ पड़ता है, दौसा में। कहाँ पड़ता है, दौसा में। घोड़े पर बैठाकर राव मालदेव कहाँ ले गया, बसवा, दौसा, जहाँ पर सांगा का इलाज किया गया। सांगा का क्या किया गया, इलाज किया गया। राणा सांगा का इलाज किया गया, ये ध्यान रखेंगे। जब यहाँ सांगा को एक तीर लगा, मूर्छित होकर गिर पड़े, तो सांगा के जो राजमुकुट थे, राजमुकुट और जो राजचिन्ह थे, वो झाला अज्जा ने धारण कर लिया। झाला अज्जा ने क्या किया, धारण किया। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सांगा को जब तीर लगा, सांगा जब घायल हो गए, तो खानवा की युद्ध में किस व्यक्ति ने सांगा का राजमुकुट और राज चिन्ह धारण किया और युद्ध लड़ा, तो झाला अज्जा ने। उसके बाद में देखो आगे क्या घटनाक्रम होता है। घोड़े पर बैठाकर राव मालदेव बसवा दौसा ले गए, जहाँ पर सांगा का इलाज किया गया। और बसवा दौसा से फिर कहाँ ले गए, रणथंभौर। कहाँ ले गए, रणथंभौर ले गए। रणथंभौर जो दुर्ग है, ये इस समय जो सांगा की हाड़ी रानी थी कर्मावती, वो रणथंभौर दुर्ग में ही रहती थी। उनके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। ठीक है, तो उनको सौंप रखा था सांगा ने कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। बसवा से फिर कहाँ चले गए सांगा, रणथंभौर दुर्ग चले गए। और यहाँ ये जब थोड़े होश में आ जाते हैं, थोड़े स्वस्थ हो जाते हैं, तो अपने सरदारों से पूछते हैं कि युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो सरदार कहते हैं कि युद्ध में बाबर क्या हो गया, विजयी हो गया। तब मतलब राणा सांगा को काफ़ी क्या हुआ, दुख हुआ इस बात का कि मेरे रहते मुगलों की सेना मेवाड़ की सेना को पराजित कर देती है। तो यहाँ फिर इस बात का जब पता चला मेवाड़ी सरदारों से, तो मेवाड़ी सरदारों से पूछा राणा सांगा ने कि अब मुगल सेना कहाँ है। तो मेवाड़ी सरदारों ने बताया कि मुगल सेना अब किधर है, यहाँ पड़ता है चंदेरी। ये क्या है, चंदेरी। और चंदेरी का जो शासक है वो कौन है, मेदिनी राय। मेदिनी राय। इसके ऊपर मुगल सेना अब क्या करने जा रही है, आक्रमण करने जा रही है। चंदेरी का युद्ध होगा कब, 1528 में। और बाबर किसको पराजित कर देगा, मेदिनी राय को पराजित कर देगा। रणथंभौर से इस बात का जब पता चलता है सांगा को, तो यहाँ से चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता करने के लिए चंदेरी जाने की योजना बनाता है। और चंदेरी के लिए क्या हो जाता है, रवाना हो जाता है। और बीच में रास्ते में ही यहाँ पड़ता है एक स्थान, इरिच गांव है, कालपी मध्य प्रदेश में। यहाँ पर रात को जब ये ठहरे, शिविर लगाया, तो इनके युद्ध विरोधी मेवाड़ी सरदारों ने सांगा को यहाँ पर क्या दे दिया, जहर दे दिया। सांगा को क्या दे दिया, जहर दे दिया। सांगा को जहर दे दिया। और उसके पश्चात इनकी 30 जनवरी
1528 को सांगा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये ध्यान रखेंगे। रणथंभौर दुर्ग से जब चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता करने के लिए जा रहे थे तो सांगा को रात के समय इरिच गांव जो कालपी मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां पर मेवाड़ी सरदारों ने सांगा को खाने में जहर दे दिया और 30 जनवरी 1528 को कालपी मध्य प्रदेश में इरिच गांव में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इनका मेवाड़ी सरदारों ने अंतिम संस्कार कहाँ किया, मांडलगढ़ में। मेवाड़ी सरदारों ने अंतिम संस्कार किया कहाँ पर, मांडलगढ़ में। ये मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है। मेवाड़ी सरदारों ने सांगा का अंतिम संस्कार किया कहाँ पर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अशोक परमार ने, जो गजनेर के शासक थे अशोक परमार, जिनको बिजोलिया ठिकाना भेंट किया था राणा सांगा ने, अशोक परमार ने 8 खंभों की क्या बनाई, छतरी बनाई। राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है, मांडलगढ़ में। कहाँ पर है, मांडलगढ़ में। और किसके द्वारा निर्मित की गई, अशोक परमार के द्वारा निर्मित की गई। इसके अलावा अभी हमने यहाँ पर देखा था बसवा दोसा। तो बसवा दोसा में आपको पता है पृथ्वीराज कछवाहा ने, मृत्यु के बाद में पृथ्वीराज कछवाहा जो आमेर के शासक थे ने सांगा का स्मारक बनाया। सांगा का क्या बनाया, स्मारक। तो महाराणा सांगा का स्मारक कहाँ बना हुआ है, स्मारक या चबूतरा कहाँ बना हुआ है, बसवा दोसा में। किसने बनाया, पृथ्वीराज कछवाहा ने, जिनके 12 पुत्र थे और आमेर को इन्होंने 12 कोटड़ी में विभाजित कर दिया था। इनके पुत्र का नाम भी सांगा था और उसी सांगा के नाम पर जयपुर में एक स्थान है सांगानेर, वो बसा हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से खानवा के युद्ध का परिणाम क्या हुआ दोस्तों, परिणाम ये हुआ कि बाबर विजयी हुआ। बाबर क्या हुआ, विजयी। बाबर विजयी हुआ और विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि। किसकी उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। युद्ध विजय के बाद में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो इतिहास में प्रसिद्ध रहा कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह आपको क्रमबद्ध रूप से ध्यान में देखना है। एक बार वीडियो को देखेंगे आसानी से कहानी के रूप में याद हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों राणा सांगा की हार के कारण। यहाँ पर ये और देख लीजिए, राणा सांगा की हार के क्या कारण रहे, हार के कारण। तो राणा सांगा की हार के कारणों में हम देखते हैं बाबर के तीरंदाज, बाबर के तीरंदाज, बाबर के तीरंदाज और बाबर के तोपची, तीरंदाज और तोपची, इन्हें जीत का श्रेय दिया बाबर ने। बाबर के तीरंदाज और तोपची, तोपची कौन थे, उस्ताद अली खां और मुस्तफ़ा खां। उसके बाद में अगला जो कारण आता है बाबर का तोपखाना, बाबर का तोपखाना, बाबर का तोपखाना। इसके अलावा बाबर की तुलुगमा, तुलुगमा पद्धति, ये क्या थी, तोपों को सजाने की विधि, तोपों को सजाने की विधि, तोपों को सजाने की विधि। किस प्रकार से, मैंने आपको बताया कि बैलगाड़ियां रखी गई, बीच में तोपें लगाई गई और उस पद्धति को कहा गया तुलुगमा पद्धति। उसके बाद में बाबर की जीत का जो श्रेय है वो तीरंदाज तोपचियों को मिलता है। बाबर का तोपखाना भी
राणा सांगा की हार का कारण रहा। तुलुगमा जो पद्धति है, तोपों को सजाने की विधि, ये भी एक प्रमुख कारण रही राणा सांगा की हार का। इसके अलावा बाबर द्वारा दिया गया जिहाद का नारा कि मुगलों की सेना में इसके माध्यम से क्या आ गया, एक जोश की भावना उत्पन्न हो गई। तो बाबर ने जो जिहाद का नारा दिया, ये भी राणा सांगा की हार का क्या रहा, कारण रहा। और इसके अलावा एक कारण और देख लीजिए, सिलहदी तंवर और नागौर के खानजादा का विश्वासघात। ये कहने का मतलब बाबर की तरफ जाकर मिल गए और गुप्त सूचनाएं बता दी। तो इन दोनों लोगों ने विश्वासघात किया, जिसके कारण राणा सांगा की क्या हुई दोस्तों, हार हुई। ये प्रमुख कारण है खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के। और इसके पश्चात भारत में आपको पता है जो मुगल शासन था उसकी नींव मजबूत हो गई और आगे फिर पूरे भारतवर्ष में मुगल काल लंबे समय तक जारी रहेगा, 1857 तक। ठीक है, जो 1526 से शुरू होता है और 1857 तक जारी रहेगा। मुगल वंश, मुगल साम्राज्य, विभिन्न राजा आएंगे और शासन करेंगे। तो दोस्तों, हमने मेवाड़ के महाराणा सांगा के बारे में विस्तृत जानकारी आज की कक्षा में प्राप्त की है। सभी तथ्यों को गहराई में जानने का प्रयत्न किया है। आज का हमारा विषय यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम बचे हुए मेवाड़ के महाराणाओं को नेक्स्ट कक्षा में देखने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।